वे लोग आश्वस्त हैं, उन लोग का अभी आया नहीं है। तो आप लोग क्या लग रहा है कि अब परीक्षा नहीं होगी? हाँ, हेमंत दादा में संकट आया है तो कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परीक्षा आयोग को लेनी है, और आयोग पूर्णतः सरकार के अधीन नहीं होता है। और आप लोगों के वैकेंसी आयोग में चली गई है, और इसमें भी मुख्यमंत्री ही बदलेंगे सिर्फ। सरकार गिरने की संभावना तो नहीं है अभी फिलहाल। तो तैयारी ढीला मत कीजिएगा। कल हम लोग रीतिकाल के प्रवर्तक कवि किसे किसे माना गया है, और किसने किसने माना है, और क्यों माना है, इसके संदर्भ में बात किए थे। आज उससे संबंधित एक तालिका बनाते हैं और उन जानकारियों को लिखते हैं। आपकी हिंदी ही है ना? हाँ, हमको लगा उधर आप गए, ज्योग्राफी है शायद। नहीं, एक दो बार हुआ है। इकोनॉमिक्स वाले पूरा क्लास कर लिए, पहले पूछ लिए। हाँ। और फिर उनको लगा कि नहीं पढ़ना होता होगा, पूरा राम भक्ति काव्य करके चले गए, और वहां जाके एडमिशन ले रहे हैं। अब बाकी सब्जेक्ट का कब होगा सर? बाकी सब्जेक्ट वही पढ़े तो, और क्या? फर्स्ट पेपर का बाद में होगा, फर्स्ट पेपर नहीं सर, हम लोग तो जेटेट के हैं। वो पढ़ भी लिए, डेमो क्लास कर भी लिए, उनको अच्छा भी लग गया, और एडमिशन भी लेने चले गए, और अपना सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं।
लिख लिए? इसके संदर्भ में कल हम लोग बात किए थे कि रीतिकाल के पहले कवि कौन से विद्वान किन्हें माने हैं और उनके कारणों पर। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृपाराम को माने हैं,
इनका रचना काल 1541 में। कौन सी रचना करते हैं? हितरंगिनी। क्यों माने हैं? क्योंकि कालक्रम की दृष्टि से यह पहली रीतिपरक रचना है, पर इसके बाद तुरंत में दूसरी कोई रचना प्राप्त नहीं होती। तो बहुत से विद्वान माने कि पहली रचना होने के बाद भी, क्योंकि इससे कोई परंपरा की शुरुआत नहीं हो रही, रचना भी बहुत समृद्ध नहीं थी, तो डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को माना। कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसी इनकी रचनाएं रीतिपरक रचनाएं हैं, और इसलिए माना क्योंकि पहली बार रीतिपरक रचनाओं की समृद्धि की दृष्टि से देखें, यानी रीति काल में जैसी रचनाएं हो रही थी वैसी ही रचनाएं केशवदास की रसिक प्रिया और कवि प्रिया है। तो रचना की समृद्धि की दृष्टि से यानी व्यवस्थित रचना थी, लेकिन इसके बाद भी कोई ऐसी परंपरा चलती हुई दिखलाई नहीं पड़ती। होती रहती है छिटपुट रचनाएं, पर बहुत हद तक परंपरा दिखलाई नहीं पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं, क्योंकि चिंतामणि के बाद रीति ग्रंथों को लिखने की परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई, वो लगातार लिखी जाती रही। ठीक है, ये याद रहेगा। आप लोग क्या खा पी रहे हैं? हम्म। उससे कुछ होने वाला नहीं है। भिगा के लाओ तो इसको। और वहां पर सूखा कपड़ा है? नहीं है, चल चले आओ, जाओ भिगा के उसी को। आज आप लोगों को मेरे खांसी के साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा, पता नहीं कब ठीक होगा। गलती मेरी भी है, 3 बार नहा लेते हैं, और नहीं नहाए तो पढ़ा भी नहीं पाएंगे। और जिम के बाद तो जरूरी हो जाता है। बेशरम जैसा ला के दे रहा है हाथ में। नहीं, तेरा तुमको हम नहीं जानेंगे, तुम ऐसे बात कर रहा है। बढ़िया दिख रहा है कैमरा में, चलो करो। चलिए, हो गया। हम लोग रीतिकाल की उद्भवकालीन पृष्ठभूमि को देख चुके थे ना। लिख लेते हैं आज।
आपको ठंड लग रही है? पूरे सिकुड़ गए हैं। खाली वो तो आपका 12 मासा चलता है ना। आपका तो 12 मासा है वो। हम्म। मार्च से शुरू लगातार चल रहा है, डॉक्टर भी नहीं दिखलाए हैं? डॉक्टर नहीं दिखलाए हैं? दवा चल रही है, एलर्जी है? एलर्जी है? हाँ, वो हमको भी वही है। उस दिन धूल से शुरू हुआ, अब पता नहीं अब कितने दिन चलेगा। यहाँ पर वो साफ करके चला गया था बच्चा। चलिए लिखना शुरू कीजिए। बात तो कर चुके थे इस संदर्भ में, लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखिए। रीतिकाल का आरंभ उस युग में हुआ, रीतिकाल का आरंभ उस युग में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल, जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता, जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। लिख लिए? अगला पॉइंट बनाइए। सामाजिक रूप में यह काल भी, सामाजिक रूप में यह काल भी सामाजिक रूप में यह काल भी सामंतवादी स्थितियों का ही काल है। सामाजिक रूप में यह काल भी सामंतवादी स्थितियों का ही काल है। सामंतवादी स्थिति कहने का अर्थ है जहां पर सत्ता सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो और निरंकुश सत्ता हो, या एकदम सामान्य बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं जहां पर राजा और वैसे लोगों की सत्ता स्थापित हो, उसे सामंतवादी सत्ता कहते हैं। तो ये पूरा कालखंड सामंतवादी ही था, जहां बड़े बड़े लोग होते थे जिनके हाथ में सत्ता केंद्रित होती थी और वो अपने सुविधा के लिए सत्ता का उपयोग करते थे। ठीक है ना?
वो जनता की सुविधा नहीं देखते थे, वो अधिकार मानते थे कि जनता से जो कर उनको मिलता है उस धन का वो कैसे भी उपभोग कर सकते थे। पूरा खजाना लगाकर तभी ताजमहल बनवा लिया जाता था। मतलब कई साल का जीडीपी पूरा ताजमहल बनने में खर्च हो जाया करता था। और राजा महाराजा अलग अलग महल और किले तो आवश्यक भी थे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, पर महल आवश्यक नहीं था। कोई महल बनवाया उसमें कभी रहा ही नहीं। बहुत सारा महल ऐसा मिलेगा कि जिसको बनाया गया पर उसमें कभी रहा नहीं गया, और वो सारे महल बनते थे जनता के पैसे से। तो सामंतवादी सोच इसी तरीके की होती कि वो जनता से जो कर मिलता है उसको वो जनता के का धन नहीं मानकर वो अपना धन मानते हैं और अपने सुख सुविधाओं के लिए उसका उपभोग करते हैं। इससे क्या होता है कि जनता के बीच में विकास का कार्य नहीं होता है और जनता गरीब होती चली जाती है। ठीक है, इस संदर्भ में अगर इस कालखंड को समझना है तो शतरंज के खिलाड़ी पढ़िएगा। शतरंज के खिलाड़ी पढ़े हैं? किनकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। शतरंज के खिलाड़ी में प्रेमचंद कहते हैं कि ये वो समय था जब आप किसी फकीर को कुछ पैसे देते तो वो उससे अपना भोजन खरीदने के बजाय अफीम खरीदता। यानी विलासिता इस कदर छा चुकी थी। खैर आगे लिखिए। इस युग में फारसी काव्य पर अगला पॉइंट बना के, ठीक है ना, इस युग में फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा। इस युग में फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा। इस युग में फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी में प्रभाव पड़ने लगा। फारसी काव्य परंपरा में विरह श्रृंगार को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखलाने की परंपरा है। और विरह श्रृंगार का एक खास महत्व है फारसी काव्य परंपरा में। लैला मजनू वही की है, ठीक है ना। तो उसमें विरह काव्य को, और विरह भी साधारण विरह नहीं, विरह को भी अति बढ़ाकर। तो आप देखिएगा जो रीतिकाल में, रीतिकाल का एक नाम क्या रखा गया था? श्रृंगार काल। यानी आप इससे समझ सकते हैं इस कालखंड में श्रृंगारिक रचनाएं बहुतायत मात्रा में होती थी। और इन श्रृंगार काल में जो श्रृंगार रस की रचनाएं होती थी, श्रृंगार रस के वियोग पक्ष की, यानी वियोग श्रृंगार की अधिक रचनाएं होती थी। ठीक है ना, वियोग श्रृंगार अधिक रचे जाते थे। और ये प्रभाव माना जाता है कि फारसी काव्य परंपरा से हिंदी में आया था। क्यों? क्योंकि मुगल फारसी संस्कृति से काफी प्रभावित थे। उनकी राजकीय भाषा भी फारसी ही थी। और फारसी वास्तव में ईरानियों यानी पारसियों की संस्कृति थी। ठीक है ना, वो मुस्लिम संस्कृति नहीं थी। दो ही देश में इस्लाम का आक्रमण हुआ है जहां वो संस्कृति में परिवर्तन नहीं कर पाए और उस संस्कृति में के साथ जुड़ गए। एक है भारत और दूसरा है ईरान। ईरान पर इस्लामी आक्रमण होता है भारत में जब इस्लामी आक्रमण होता है उससे कुछ पहले, और लगभग पूरा ईरान का इस्लामीकरण हो जाता है। वहां प्रत्येक व्यक्ति इस्लाम धर्म को अपनाता है, नहीं तो भागकर भारत में आ जाता है। ठीक है ना, भारत में अभी भी हैं वे। शुरू में वो गुजरात में आते हैं और उनकी पवित्र अग्नि होती है, उसे वे ईरान से लेकर आते हैं। अभी भी उनका आप लोग उनको उनके सरनेम से पहचान सकते हैं। एक तो सरनेम वो ईरानी ही रखते हैं, ठीक है ना, स्मृति ईरानी है। तो वो पारसी नहीं, परंतु पारसी से उन्होंने विवाह किया है। और दूसरा नाम आप लोग को लगेगा नाम सुनकर कि इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। जैसे
इंदिरा गांधी के पति का नाम था फिरोज खान। अभी भी ये विवाद चलता है कि मुसलमान से नहीं, मुसलमान नहीं थे वो पारसी थे, ठीक है ना, वो पारसी थे। बहुत सारे पारसियों का नाम उस तरीके से होता है, क्योंकि वो नाम क्या है, फारसी भाषा का नाम है। अब जब इस्लाम का आगमन ईरान में होता है तो वे सब कुछ परिवर्तित कर देते हैं, पर वहां की संस्कृति में परिवर्तन नहीं लाते। वहां की भाषा वही रहती है, वहां की संस्कृति वही रहती है, खान पान पहनावा सब वही रहता है, और उसी को अपनाते हैं मुगल। और मुगलों के द्वारा वहां का साहित्य काफी समृद्ध साहित्य था, ऐसा नहीं है, वहां का साहित्य भी बहुत समृद्ध साहित्य था। भाषा भी फारसी भाषा बहुत समृद्ध थी, जिसके कारण उसे राजकाज की भाषा उस समय बनाई गई। जैसे अंग्रेज आकर अंग्रेजी को बना गए, अभी भी हम लोग ढो रहे हैं उसको, वैसे ही मुगल आकर फारसी को बना लिए। अब फारसी को बनाने से क्या हुआ कि भारत के लोग अब फारसी जानेंगे तो नौकरी लगेगी, तो फारसी सीखने लगे, ठीक है ना। और एक कहावत भी आप लोग सुने होंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है ना। यानी अभी तो इसका अर्थ समझ में नहीं आता होगा, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति को तो फारसी आएगा ही, और अगर फारसी नहीं आ रहा है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नहीं है। ये धारणा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति मतलब उसको फारसी आनी चाहिए, क्योंकि फारसी आएगी। अभी पढ़ा लिखा व्यक्ति मतलब अंग्रेजी, बहुत पढ़ा लिखा है अंग्रेजी बोलता है, बोलते हैं ना हम लोग, ये सब चलता है ना। अरे उसको मजाक सोचा हो, ऐसा दिखता है खाली बहुत पढ़ा लिखा अंग्रेजी में बात करता है। तो ये उस समय का था कि फारसी में जो बात कर रहा है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अब लोग राज दरबारों में नौकरियां पाने के लिए, या उस समय के एक तरीके से कहें सरकारी नौकरियां पाने के लिए फारसी सीखा करते थे। फारसी सीखने के साथ साथ, अब फारसी सीखेंगे तो किस कैसे सीखेंगे, फारसी ग्रंथों को पढ़ेंगे, पुस्तकों को पढ़ेंगे तभी ना सीखेंगे। तो पुस्तक पढ़ने लगे, तो फारसी में जो साहित्य था उसका प्रभाव भी दरबारी काव्य में आने लगा, क्योंकि दरबारी कवि पढ़े लिखे होते थे, और उनको फारसी तो भाई पढ़े लिखे हैं तो फारसी आएगा ही। अब ये प्रभाव दरबारी काव्य में अधिक हुआ, फारसी विरह काव्य का प्रभाव दरबारी काव्यों में अधिक पड़ता है। हम लोग जानते हैं रीतिकाल के जिन काव्यों के संदर्भ में अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो दरबारी काव्य है, ठीक है ना। तो फारसी में जो अतिशय विरह के काव्य लिखे जाते थे, मतलब विरह को बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता था, उसका प्रभाव रीतिकाल के श्रृंगारिक रचनाओं पर पड़ता है, ठीक है ना। इसी में आगे लिखते चलिए। फारसी काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषता यह है कि फारसी काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषता यह है कि फारसी काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें कविताएं प्रायः इनमें कविताएं प्रायः इनमें कविताएं प्रायः प्रेम के विरह पक्ष पर केंद्रित होती हैं, प्रेम के विरह पक्ष पर केंद्रित होती हैं।
लिख लिए। प्रेम के विरह पक्ष पर केंद्रित होती है, लिख लिए। आगे लिखिए। अब जो अभी लिखिएगा नहीं, मुगल सॉरी रीतिकाल का जो उत्तरार्ध वाला भाग है, यानी शुरुआत वाला भाग में हम लोग देखें मुगल शासन केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित है, लेकिन जब रीतिकाल के समापन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना, 1850 ईस्वी तक माना जाता है, तो हम मान के चले कि 1757 तक या 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद वाले 1707 के बाद जब मुगल शासन सत्ता डगमगाने लगती है और 30-40 साल में लगभग बिखर सी जाती है। इस कालखंड में रीतिकाल के जो उत्तरार्ध वाला कालखंड है, इसमें मुगल सत्ता लगभग बिखर जाती है, उसका अस्तित्व सिर्फ दिल्ली के पास सिमट के रह जाता है, और दिल्ली के पास सिमट के रहता है, और इसका प्रभाव हमें रीति काव्यों में भी दिखलाई पड़ता है। और इस कालखंड में दो काव्य परंपरा, रीति मुक्त काव्य परंपरा और रीति इतर काव्य परंपरा विकसित होती हुई दिखलाई पड़ती है, जो रीति काव्य परंपरा से बिल्कुल विपरीत थी। रीति मुक्त काव्य परंपरा यानी जिसमें ना तो लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है, ना लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य की रचना की गई है, वो एकदम स्वच्छंद काव्य है। रीति मुक्त काव्य, एक तरीके से कहें रीति मुक्त काव्य और छायावाद एक ही चीज है, उसमें अंतर नहीं है। छायावादी रचनाएं जिस प्रकार की होती थी, स्वच्छंद रूप से उसमें किसी प्रकार के कोई बंधन नहीं रहता था। कवि को लगता था कि उसको स्वयं के बारे में लिखना चाहिए तो वो स्वयं के बारे में भी लिखता था, वहां कोई बंधन नहीं। वैसे ही रीति मुक्त काव्य में कोई बंधन नहीं। रीति इतर काव्य जो कि परंपरा से चली हुई भक्ति परक रचनाएं और नीति परक रचनाएं, वीर काव्य जो परंपरा से शुरुआत से चली आ रही थी, उनका रीति इतर काव्य में विकास दिखाई पड़ता है। वीर काव्य का विशिष्ट रूप से विकास दिखाई पड़ता है भूषण में, जो कि छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में रहते हैं और दोनों के लिए वीर गाथात्मक रचनाएं करते हैं। खैर लिखिए। रीतिकाल के उत्तरार्ध का समय, रीतिकाल के उत्तरार्ध का समय रीतिकाल के उत्तरार्ध का समय केंद्रीय मुगल सत्ता के केंद्रीय मुगल सत्ता के केंद्रीय मुगल सत्ता के केंद्रीय मुगल सत्ता के विघटन का काल है। विघटन का क्या काल है? विघटन अर्थात टूटने का, ठीक है ना। इस समय मुक्ति की भावना, इस समय मुक्ति की भावना, इस समय मुक्ति की भावना हिंदी काव्य में, इस समय मुक्ति की भावना हिंदी काव्य में दो रूपों में विकसित हुई, दो रूपों में विकसित हुई, दो रूपों में विकसित हुई, रीति मुक्त काव्य और रीति इतर काव्य। रीति इतर काव्य। अब देखिए इस कालखंड में जो रीतिकाल का उत्तरार्ध भाग था, इसमें दरबार के बाहर भी बहुत सारे काव्य लिखे जाने लगे, और वो काव्य परंपरागत भक्ति काव्य थे जो भक्ति काल से चले आ रहे थे, ठीक है ना। और
नीति काव्य थे। नीति काव्य का एक पूर्ण अलग से विकास होने लगा था भक्ति काल में ही, हम लोग देखे हैं, जिसमें भक्ति काल में नीति काव्य के तीन रूप देखे थे हम लोग ना। एक था जो संत कवियों की वाणियों में उपदेश के रूप में आता था, दूसरा था जो उस कालखंड के प्रबंध काव्यों में प्रसंगवश आ जाता था, और तीसरे ऐसे कवि थे जो सिर्फ नीति के काव्य ही लिखते थे। रीति काल में भी ऐसा होता है, रीति काल में भी बहुत से कवि ऐसे हैं जो सिर्फ नीति काव्य लिखते हैं, उनका नीति काव्य में ही उनकी रुचि जाती है, और इसकी रचना भी रीति काल के उत्तरार्ध से शुरू हो जाती है। लिखिए, रीतिकाल में दरबारों के बाहर भी कविताएं रची जा रही थी। रीतिकाल में दरबारों के बाहर भी कविताएं रची जा रही थी। रीतिकाल में दरबारों के बाहर भी कविताएं रची जा रही थी। रीतिकाल की गैर दरबारी कविता में प्रायः रीतिकाल की गैर दरबारी कविता में प्रायः रीतिकाल की गैर दरबारी, क्या लिखे, रीतिकाल की गैर दरबारी कविताओं में प्रायः भक्ति एवं नीति के तत्व थे। भक्ति एवं नीति के तत्व थे। भक्ति एवं नीति के तत्व थे। इस कालखंड, अगला पॉइंट बना के, इस कालखंड का नीति काव्य इस कालखंड के नीति काव्य कर दीजिए, के नीति काव्य का स्वतंत्र विकास हुआ। इस कालखंड के नीति काव्य का स्वतंत्र विकास हुआ। जिसमें लोक भाषा में जिसमें लोक भाषा में जिसमें लोक भाषा में लोक जीवन के जिसमें लोक भाषा में लोक जीवन के उदाहरणों के आधार पर उदाहरणों के आधार पर जिसमें लोक भाषा में लोक जीवन के उदाहरणों के आधार पर नीति काव्य कहे गए हैं। नीति काव्य कहे गए हैं। यहां कोई समझने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप लोग का पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ कि नहीं? क्या अगले महीना से ले लिए आप लोग? बना रहे क्वेश्चन? बनता है? हाँ, तो बनता है तो हो जाएगा। तेरा बाबू पढ़ाई लिखाई? इसका इसका पूछ रहे हैं, तुम लोग का आगे वाला का। हाँ, ठीक चल रहा है। इसीलिए तो पूछ रहे हैं, हमको सब पता है। थोड़ा सा झूठ भी बोल लेना क्लास में। कुर्सी ले लिया, मेरा टेबल ले लिया कि पढ़ेंगे, एकदम पूरा सजाया, और इस इसके रूम का एक स्विच खराब हो गया तो बोलता है भैया आज ही बदल दो। एकदम गया दोपहर में लेके आया स्विच जाके,
और उसको हमसे चेंज करवाया। अब हमको लगा कि अब तो ये पढ़ेगा ऐसा कि वेद व्यासी बन जाएगा। और उसके बाद उस टेबल में कपड़ा फेंका रहता है, बैग फेंका रहता है। आज उस टेबल से हमको एक शैम्पू का पाउच मिला। कौन? हम, अरे मेरा ही था, तो उस टेबल में क्या कर रहा था? हैं? उसके बाद हम देख लिया, हम जान गए इससे नहीं होने वाला है। हम बोले अग्निवीर बनो बेटा तुम। रीति काव्य की विशेषताएं। आज तक मतलब जितना ये डबल डोज लेता है रोज, लेकिन आज तक कभी जाकर नोट्स भी नहीं देखा है और ना कभी पुस्तक से पढ़ा है। मतलब एक दिन भी नहीं। 5 महीने से लगातार क्लास कर रहा है? ऐसे नहीं होता है बाबू, मेहनत अपने तरफ से करना पड़ता है। मतलब इसका 1 घंटा का स्टडी आवर नहीं है। 1 घंटा, सच में मजाक नहीं कर रहे हैं। 1 घंटा भी नहीं पड़ता है। हम जब तक नहीं रहेंगे तो फोन लगाएंगे, फोन वेटिंग आएगा इसका। खैर छोड़िए, अब ज्यादा अपमान नहीं करते हैं। तो रंगदार आदमी है, कहाँ छेकेगा उसका ठिकाना नहीं है। गुस्सा गए भैया। चलिए आगे देखते हैं। रीति काव्य की विशेषताएं। अगर विशेषता की बात हम करेंगे, किसी चीज की विशेषता क्या होती है? दूसरे चीजों से जो उसमें अलग चीज है वो उसकी। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, लीजिए जाइए। दूसरे चीजों से जो चीज अलग है किसी चीज में, वो उसकी विशेषता है। मतलब अच्छे पक्ष का अलग, ठीक है ना, बुरे पक्ष का अलग उसकी विशेषता नहीं। उसको भी कह सकते हैं, अगर विशेषता को समग्रता में लेंगे तो हर चीज, हर वैसा चीज जो दूसरे चीज से अलग है वो उसकी विशेषता है। मनुष्य की विशेषता है कि वो 2 पैरों में चलता है। मनीला सोरेंग, आपको कुछ बोलना है? नो सर, गलती से हो गया। गलती से हो गया है, ठीक है। जी। लीजिए, आपकी गलती हम सुधार दिए। तो रीतिकाल की भी अपनी एक विशिष्ट विशेषता है कि वो बहुत हद तक भक्ति काल और आदि काल से अलग होता है, ठीक है ना। उन्हीं विशेषताओं को देखेंगे। पहली विशेषता है काव्य तत्व और आचार्यत्व का मिश्रण। क्या बात है, क्या समाचार है बाबू? हम्म। अच्छा। पहला है काव्य तत्व और आचार्यत्व का मिश्रण। पहले आचार्य क्या है ये बतलाइए। एकदम धीरे धीरे विशेषता में हम जाएंगे, फिर उधर एकदम रफ्तार में 10-15 दिन में खत्म रीतिकाल।
फिर उधर कुछ नहीं है, जो है समझने के लिए यही है। कोई भी कालखंड में मुख्य पहला 2 क्लास मुख्य है, बाद वाला अगर वो क्लास किए हैं, बाद वाला अगर आप खुद भी कीजिएगा तो कर सकते हैं, इसका मतलब क्लास छोड़ नहीं देना है। तो आचार्यत्व तो क्या होता है, आचार्य पहले क्या है, बोलिए। आप तो पढ़ चुके हैं ना। हाँ बिल्कुल सही। सिर्फ काव्य शास्त्र नहीं, वो बोला जो शब्द वही एकदम सटीक शब्द है, कि जो किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता हो वो आचार्य कहलाता है। अब कहीं भी वो किसी भी विषय का वो सिद्धांत हो, विज्ञान का भी सिद्धांत हो सकता है, वाणिज्य का भी सिद्धांत हो सकता है, साहित्य का भी सिद्धांत हो सकता है, मनोविज्ञान का भी सिद्धांत हो सकता है, जहां कोई मौलिक सिद्धांत, यानी उससे पहले कोई उस सिद्धांत को न दिया हो, मौलिक सिद्धांत बनाता है, उसे क्या कहते हैं, आचार्य कहते हैं। ठीक है। यहां पर जो आचार्यत्व की बात है वो है काव्य शास्त्र को लेकर, जिसके संदर्भ में अभी अरुण बात कर रहा था। कुछ बोलेगा अरुण? दो शब्द, दो शब्द बोलना चाहेंगे रीतिकाल के आचार्यत्व के संदर्भ में, बोलिए बोलिए। हम जा रहे हैं, आप बोले, आप ठीक जा रहे थे, इसीलिए आपको आपके जगह तक लाकर छोड़ रहे हैं, अब आपको मौका दे रहे हैं, बोलिए। कैसे काव्य शास्त्रों की रचना हुई रीतिकाल में, बतलाइए। हाँ बोलो, बोलो बोलो, एकदम खुला डिबेट है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये वाला प्रोग्राम शुरू करने ही वाले हैं हम लोग, आप लोगों का प्रश्नोत्तरी का प्रोग्राम। बतलाइए, वो मेरा वादा था कि नोटिफिकेशन के बाद शुरू करेंगे। बतलाइए। हम प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न को समझिए, ठीक है ना। हम प्रश्न कर रहे हैं कि किस तरीके का आचार्यत्व रीतिकाल में है। नहीं समझ रहे हैं प्रश्न, ठीक है, अब हम उत्तर देंगे तो प्रश्न भी समझ जाइएगा आप लोग। यहाँ काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना हुई, ठीक है। काव्य शास्त्र की शुरुआत कहां से मानी जाती है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। उससे पहले भी रहा होगा, लेकिन अभी जो हम लोगों को पहला ग्रंथ प्राप्त होता है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। ऐसे अग्नि पुराण आदि में भी हमें देखने को मिल जाता है, क्या बोलते हैं ये, काव्य शास्त्रीय विवेचन, पर वो बहुत समृद्ध नहीं है। समृद्ध रूप से जो हमें पहला प्राप्त होता है वो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बाद लगातार संस्कृत में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना होती है। पंडित राज जगन्नाथ किसके काल में थे, औरंगजेब के। यहां तक लगातार हमें रचनाएं देखने को मिलती हैं। और ये इतना मौलिक काव्य शास्त्रीय विवेचन है भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा का, कि एक पाश्चात्य विद्वान, शायद टी.एस. इलियट थे, हमको बढ़िया से याद नहीं है, हम किसी पुस्तक में पढ़े थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय काव्य शास्त्रीय विवेचन को पढ़ने के बाद यूरोपियन काव्य शास्त्रीय विवेचन बच्चों के खेल के समान प्रतीत होता है। ठीक है ना। यानी आप अरस्तु को पढ़ें, आप प्लेटो को पढ़ें, या उसके बाद आई रिचर्ड्स को पढ़ें, लॉन्जाइनस को पढ़े, कॉलरिज को पढ़े, उन सब का सिद्धांत आपको मतलब बचकाना लगेगा इनके सामने। ठीक है ना। क्योंकि भारत मुख्य रूप से उस कालखंड में दर्शन और साहित्य में बहुत समृद्ध हुआ करता था। उसके बाद यूनान हुआ करता था, जो कि भारतीय काव्य शास्त्रीय चिंतन के सामने उनका चिंतन नहीं टिकता। यूनान में प्लेटो और अरस्तु जैसे विद्वान हुए थे। तो ये जो काव्य शास्त्रीय विवेचन था ये इतना सूक्ष्म इसलिए हो सका था संस्कृत वाला, क्योंकि एक लंबी परंपरा में लगभग पहली ईस्वी शताब्दी से 16वीं 17वीं ईस्वी शताब्दी, यानी 1700 साल तक
लगातार चला था। इसकी परंपरा लगातार चली थी 1700 साल तक, जिसके कारण ये काफी समृद्ध हो गई थी। और लोग छोटे से छोटी चीज कविता के संदर्भ में बात, सबसे पहले समस्या उत्पन्न हुई कि कविता या साहित्य है क्या, और इसकी तलाश में, किसी चीज की तलाश में उसकी आत्मा की तलाश होती है कि कविता से किस चीज को बाहर कर देंगे कि कविता कविता नहीं रहेगी, और किस चीज को कविता में डालने से कविता कविता बनती है। काव्य की आत्मा की तलाश शुरू हुई, और काव्य की आत्मा की तलाश में अलग अलग संप्रदायों की स्थापना हुई। किसी ने कहा काव्य की आत्मा रस है, भरत मुनि ने कहा काव्य की आत्मा रस है। अगर काव्य से रस को निकाल दिया जाए, रस का अर्थ हम क्या बतलाए थे, आनंद, काव्य से जो आनंद मिलता है वो क्या है, रस है। तो अगर रस को, और आनंद वो क्यों मिलता है, क्योंकि रस हमारे अंदर के मनोभावों को, जैसे क्रोध है, प्रेम है, हास्य है, भय है, इसको जागृत करता है, और उससे एक प्रकार का आनंद हमें प्राप्त होता है, वही रस है। तो कहा कि अगर रस को बाहर कर दें, यानी अनुभूति को साहित्य से बाहर कर दे, तो वो साहित्य नहीं रहेगा। अब इस चीज को जो जिन जिन विद्वानों ने माना वो रस संप्रदायी हो गए। तो इसको सबसे पहले प्रतिष्ठित किसने किया, भरत मुनि ने। तो भरत मुनि क्या हुए। अब इसके बाद शंकुक, भट्टलोलट जैसे विद्वान आके इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं, अपना मौलिक चिंतन इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, वो रस को ही लेकर आगे बढ़ते हैं, परंतु मौलिक चिंतन जोड़ते हैं। तो पहले जो रस की प्रतिष्ठा किए वो थे भरत मुनि। तो उनको कहा गया उद्भावक आचार्य, जिसको आगे हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, उद्भावक यानी पहली बार सिद्धांत को देने वाला। ठीक है ना। अब दूसरी बार जब उस सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या हुई तो व्याख्याता आचार्य हुए वो। ठीक है ना, जो उसकी व्याख्या किए, उस सिद्धांत को आगे बढ़ाए। इसके बाद भामह आते हैं और कहते हैं नहीं, अलंकार काव्य की आत्मा है, इससे अलंकार संप्रदाय उत्पन्न होता है, फिर वक्रोक्ति संप्रदाय उत्पन्न होता है, फिर ध्वनि संप्रदाय उत्पन्न होता है। आनंदवर्धन आके कहते हैं काव्य में सबसे प्रमुख चीज है उसकी ध्वनि। ठीक है ना, कि काव्य की ध्वनि यानी अर्थ कहाँ जा रहा है। फिर औचित्य संप्रदाय के काव्य में हर चीज उचित तरीके से प्रयोग में किया जाए वही काव्य है, उसमें उचित रस का प्रयोग किया जाए, उचित अलंकार का। तो अलग अलग संप्रदाय विकसित हुए। अब जो रीतिकाल के कवि थे वो उन संस्कृत आचार्यों के जो चिंतन थे उसका बस हिंदी में रूपांतरण किया। अब ऐसा जो कार्य करते हैं उन्हें ना तो उद्भावक आचार्य कहा जा सकता है, ना व्याख्याता आचार्य कहा जा सकता, ना तो वो व्याख्या कर रहे हैं अपनी तरफ से कुछ नया, ना ही कुछ नया नई उद्भावना कर रहे हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, उन सिद्धांतों को सरल करके समझा रहे हैं। अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ, पुस्तक पढ़ के आता हूँ, पुस्तक से मुख्य बिंदुओं को लेकर आता हूँ और सरल भाषा में आप लोगों के पास दे देता हूँ। जिस चीज को आप पढ़ के शायद नहीं समझ सकते हैं उस चीज को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे क्या कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है। तो इनको भी कहा गया कवि शिक्षक आचार्य। ये शिक्षक हैं, ये आचार्य नहीं है। परंतु इसमें भी विवाद है, बहुत से लोग कहे कि नहीं ये आचार्य हैं। तो खैर हम लोग फिलहाल जिस विशेषता की बात कर रहे हैं इसमें इनको आचार्य ही मानकर चलते हैं। बाद में इस पर और विवाद हो, इस पर देखेंगे कि आचार्य हैं या नहीं है। ठीक है ना, मान लिए इनको आचार्य मान लिए हम लोग। लेकिन इससे पहले जब संस्कृत में आचार्यत्व तो चल रहा था, यानी काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों की स्थापनाएं चल रही थी, उस समय वे जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों की रचना करते थे उनमें बहुत कम से कम लोग थे जो साथ में काव्य भी रचते थे। कुछ ने काव्य रचा है, लेकिन जिन्होंने काव्य रचा भी है उनका काव्य शास्त्रीय विवेचन अपने तरफ और काव्य रचना अपने तरफ, दोनों का संबंध बीच में कोई नहीं है। रीति काल में आकर ये बदल जाता है। पहले क्या करते हैं ये, पहले हम बतला चुके हैं कि मान लीजिए रस की बात कर रहे हैं, रस की बात कर रहे हैं। अब जब रस की बात करेंगे तो रस का परिभाषित करेंगे, यानी रस के लक्षण को बतलाएंगे और इसके बाद इसका उदाहरण भी देंगे, उसके बाद इसका उदाहरण भी देंगे। रस, मान लीजिए श्रृंगार रस का वियोग पक्ष को परिभाषित किए, एक दोहा में उसका लक्षण बता दिए कि वियोग श्रृंगार क्या होता है। और नीचे क्या करेंगे, सवैयों में
नीचे सवैयों में एक वियोग श्रृंगार की रचना डाल देंगे अपनी तरफ से लिखकर, ठीक है ना। यानी इनका क्या हुआ, आचार्यत्व और कवित्व एक साथ चला, दोनों अलग अलग नहीं चला। ये इनकी विशेषता थी। ये काव्य शास्त्रीय विवेचन भी करते हैं और वहीं पर अपनी काव्य रचना भी कर देते हैं उदाहरण के रूप में। समझ रहे हैं बात। इससे पहले जो हम लोग संस्कृत में परंपरा में देखे, भरत मुनि जैसे लोगों ने काव्य की रचना नहीं की। जिन लोगों ने काव्य की रचना की भी, तो उनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ अपने जगह था, वो विवेचन अपने जगह था। काव्य ग्रंथ की रचना वो अपने स्वतंत्र रूप से करते हैं। ये काव्य रचना स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, ये पूरे तरीके से काव्य शास्त्रीय ग्रंथों यानी लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य रचना करते हैं। समझ रहे हैं बात कि समझ नहीं आ रही है? आप लोग का चेहरा देख के लग रहा है हमको समझ ही नहीं आ रहा। संस्कृत वालों का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ अगर लिखते हैं वो, तो वो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ अपना जगह में, ठीक है। जैसे अभी मैं अगर कोई पुस्तक लिखता हूं, मैं कविता भी लिखता हूं, ठीक है ना, और अपना आलोचना लेख आदि दोनों लिखता हूं, तो मेरा आलोचना लेख अपनी जगह पे है, उसका मेरी कविताओं से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है इसका। कोई लेख हुआ या कुछ मन में आया, कोई पुस्तक पढ़े तो उसके संदर्भ में कुछ अगर हम लिख रहे हैं तो अपने जगह पर है। और जब हम कविता लिखते हैं तो अपने जगह पर, उसका दोनों का संबंध नहीं है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके मन में कोई लेख का विचार है, वो लेख भी लिखे और उसी संदर्भ में कविता भी लिख दे, तो उसका दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तीन लोगों ने यही किया कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी रचे और उसी के आधार पर तुरंत काव्य रचना भी कर दी। तो इनका काव्य शास्त्रीय विवेचन यानी इनका आचार्यत्व और इनका काव्य तत्व यानी कविता करने का दोनों एक साथ चला। ये आचार्य भी थे और साथ में कवि भी थे। समझ रहे हैं ना बात। संस्कृत वालों के लिए आवश्यक नहीं था, जो आचार्य थे वो ज्यादातर आचार्य ही थे, कविता बहुत कम आचार्यों ने की है। लेकिन यहाँ पर जो आचार्य थे उन्होंने काव्य की भी रचना की है और लक्षण ग्रंथों के आधार पर, यानी अपने जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे जिसके कारण इनको आचार्य कहा जा रहा है, उसी के आधार पर इन्होंने काव्यों की भी रचना की। समझ में आई बात। लिखिए। रीतिकाल से पूर्व काव्य रचना और शास्त्रीय विवेचन अलग अलग चलते थे। परंतु रीतिकाल में आकर ये परंतु रीतिकाल में आकर ये परंतु रीतिकाल में आकर ये एक साथ होने लगी। केशवदास चिंतामणि मतीराम केशवदास केशवदास चिंतामणि मतीराम
केशवदास, चिंतामणि, मतिराम जैसे कवियों ने संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का 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 हिंदी में अनुवाद भी किया हिंदी में अनुवाद भी किया एवं उन्हीं ग्रंथों के आधार पर एवं उन्हीं ग्रंथों के आधार पर एवं उन्हीं ग्रंथों के आधार पर काव्य रचनाएं भी की काव्य रचनाएं भी की अगली विशेषता देखते हैं, अंतर्वस्तु के रूप में श्रृंगार का चयन।
आप आज पहला क्लास है ना आपका? ऑफिस में बात किए थे आप? तो नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं कि 8 बजे वाला क्लास आप नहीं कर सकते हैं? हैं? आपको जेटेट करना है? हैं? हमको लगा था। आपको जेटेट करना है ना? जेटेट 8 बजे से, खैर कोई बात नहीं, चलिए 1.5 घंटा ऐसे भी बैठते आप। 8 बजे से आज हो रहा है क्लास, अभी जाके 3 नंबर में बैठ जाइएगा, ठीक है ना? चलिए, आज आप हिंदी ही पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाइएगा। आपका क्लास नहीं छूटा है, 8 बजे से अभी 3 नंबर में है, ठीक है ना? हमको पता नहीं, मेरे अंदर से आ जाता है ये। टीजीटी में के लिए नहीं थे, ये तो अमूमन हम लोगों से नहीं पूछते हैं। खैर चलिए आगे। अंतर्वस्तु के रूप में श्रृंगार का चयन। अब इस कालखंड में, नहीं नहीं नहीं, लिखने के लिए उतारो अभी नहीं, अब नहीं लिखाएंगे, अभी बंद कीजिए आप, सिर्फ बात करेंगे, नहीं लिखाएंगे अभी। अब इस कालखंड में हम लोग जो थोड़ी देर पहले बात की, इस कालखंड का एक नाम क्या रखा गया था? श्रृंगार काल। दरबारी काव्य था। दरबारी काव्य में राजाओं को नीति की बात अगर आप समझाने जाएं कि नहीं राजा को ऐसा होना चाहिए, जो चाणक्य चले गए थे समझाने के लिए धनानंद को, चोटी पकड़ के बाहर करवा दिए, ठीक है ना? नीति का बात ही समझाने गए थे कि नहीं अभी सिकंदर का आक्रमण होने वाला है, वो आ रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, पूरे राष्ट्र को एकजुट कीजिए। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में राष्ट्र बटा रहेगा तो गुलाम बनेगा। वो चाणक्य उसी समय समझ गए थे, और उन्होंने कहा तो बोला कि तुम हमको समझाएगा कि राज्य कैसे चलाना है, इसको बाहर करो रे। और उनकी शिखा पकड़कर उन्हें बाहर कर दिया जाता है। भले उसके बाद वो धनानंद को बर्बाद कर देते हैं। मतलब शिक्षक का ये है, वो बहुत अच्छा वो संवाद लिखे हैं चतुर्वेदी जी, कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। जब उनको धनानंद चाणक्य को कहता है एक साधारण शिक्षक मुझे बतलाएगा कि मुझे क्या करना है, तो शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय व निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। मतलब ये वाला डायलॉग देख हम अपने पिताजी से जूता खाए थे, उनसे कुछ मांगने गए थे हम, तो बोले तुम इतना खर्च करता है, हम क्या हैं, एक साधारण से शिक्षक हैं। तो हम बोले शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, प्रलय व निर्माण उसकी गोद में खेलते। खैर, तो नीति के काव्य तो वो समझ नहीं सकते थे, ठीक है ना? भक्ति से उनका कोई लेना देना था नहीं, कि उनको भक्ति समझाने जाएंगे, अच्छा ठीक है चलिए पंडित जी निकलिए आप, ठीक है ना? उनको तो आनंद आता था नाच गान में, ठीक है ना? एक से अधिक पत्नियां रखने में, हरम वाला कल्चर चल चुका था, तो वो हमेशा श्रृंगार को ही महत्व देते। उनको श्रृंगारिक रचनाएं बहुत पसंद थी। तो इस कारण इन दरबारी कवियों ने अपने काव्य की अंतर्वस्तु किसे बना लिया? श्रृंगार को। क्योंकि वो अपने हिसाब से रचनाएं नहीं कर रहे हैं, उनको वेतन मिल रहा है कविता लिखने के लिए, वेतन भोगी कवि हैं ये वेतन लेते हैं और उसके एवज में कविताएं लिखते हैं। अब उसके एवज में हम किसी से वेतन लेंगे तो उसके हिसाब से ना काम करेंगे। यहाँ पर हम वेतन ले रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, अब यहाँ हम झाड़ू लगाने लगे तो ठीक नहीं लगेगा। जिस दिन झाड़ू लगाने का वेतन लेंगे उस दिन झाड़ू भी लगाएंगे, ठीक है ना? तो वेतन जिस चीज के लिए काम वही करेंगे। तो ये वेतन लेते थे श्रृंगारिक रचना करने की, तो ये मुख्यतः श्रृंगारिक रचनाएं की, इसीलिए इनकी श्रृंगारिक रचनाओं में वास्तविकता दिखलाई नहीं पड़ती। जब वो अंदर से आ ही नहीं रहा है तो जैसा मन वैसा लिख रहे हैं। जब अंदर से आत्मचेतना उत्पन्न नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे? काव्य चमत्कार उत्पन्न करेंगे, कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जबरदस्ती अलंकार ठूसेंगे, समझे ना? तो इसलिए इनके काव्य में बनावटीपन बहुत हद तक दिखने लगता है। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना?
8 बजे वाला जो क्लास करते हैं 1 नंबर क्लासरूम में। पेपर 1, हाँ पेपर 1 होगा ना, मैसेज आया था ना, तो हम भी तो वही देख के बोल रहे हैं।